हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की कहानी में मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी की एक प्रसिद्ध कहानी भेड़े और भेड़िए, यह कहानी प्रसिद्ध व्यंगकार हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। ध्यान देने की बात है, इस कहानी में कहानीकार हरिशंकर परसाई जी ने सीधे स्तर पर व्यंग प्रस्तुत किया है, जो कि हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था को कहीं न कहीं कुचेरती है। आज़ादी के बाद जो जनतंत्र की स्थापना हुआ है, किस प्रकार से यहाँ पर लूट खसोट भ्रष्टाचार बढ़ा है, ऐसी व्यवस्था पर परोक्ष रूप से व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी ने अपनी भावना को प्रस्तुत किया। इस कहानी में दिखाया गया कि एक बार एक वन प्रदेश में पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं कि उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था की आवश्यकता है, और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन की कल्पना से हर्ष की एक लहर दौड़ गई और सभी को लगने लगा कि सुख समृद्धि अब आया और इस तरीके से ये सुरक्षा हमारी निश्चित रूप से हो जाएगी। एक प्रकार से स्वर्ण युग की परिकल्पना सभी जीव करने लगे। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा, हमें अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से जनहित में कानून बनाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताए न मारे और सब जिएं और जीने दें। शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। इधर भेड़ियों ने भी सोचा कि हमारा अब संकट काल अब बढ़ जाएगा, क्योंकि भेड़ों की संख्या तो अधिक है, पंचायत में उन्हीं का बहुमत होगा और सरकार भी उन्हीं की बन जाएगी। अब तो घास चरना ही सीखना पड़ेगा। इस तरह से डर का माहौल भेड़िए समाज में आ गया। एक दिन भेड़िए के पास एक जो उसका चमचा था, भेड़िए का बूढ़ा सियार ने जाकर उससे कहा, अरे मालिक, आजकल आप बड़े उदास क्यों लगते हो? उस भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है, हमारा राज तो अब गया। सियार ने भेड़िए की चापलूसी करते हुए कहा, हम क्या जाने महाराज, हम तो आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। इसके बाद भेड़िया बोलता है, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। सियार तो सब जानता था, बड़ा चालाक था, वो केवल नाटक कर रहा था। भेड़िए ने बड़ा उदास होकर कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाएं भी तो कहाँ जाएं। सबसे बड़ी बात ध्यान देने के लायक यहाँ पर यह है, इस कहानी में लेखक ने प्रतीकात्मक भाव को स्पष्ट किया है। प्रतीकात्मक भाव का शाब्दिक आशय यहाँ पर है, भेड़िए का मतलब आजकल के जो नेता वर्ग हैं, जो जनता का शोषण करते हैं, और भेड़ शब्द से शाब्दिक आशय यहाँ पर आम जनता, जो गरीब जनता, जो इनके गिरफ्त में आकर के, इनके चुनावी वादे में आकर के वोट दे देते हैं, अपना मत दे देते हैं, और फिर ये भेड़िए रूपी राजनेता अपने मनचाहे तरीके से कानून बनाते हैं और भेड़ रूपी जनता का शोषण करते हैं। इस तरीके से बड़ी प्रतीकात्मक कहानी है यह। तो सियार कहता है, और सियार का शाब्दिक प्रतीक क्या हुआ? जो भेड़ों के इर्द गिर्द चमचा होते हैं,
जो भेड़ों के खाने के बाद जो माल बचता है उसको चाटने का कार्य करते हैं, चूसने का कार्य करते हैं। कौन? ये सियार लोग। यानी इन नेताओं के जो चापलूस होते हैं, चमचा होते हैं, उनकी तरफ लेखक ने बड़े व्यंग्यात्मक शैली में अपने विचारों को प्रतीक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो सियार ने, जो कि प्राय आप देखते हो जो नेताओं के चापलूस होते हैं वो किस तरह से अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। क्या कहता है सियार? मालिक, अगर पंचायत में आप यानी भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो? भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करता है। अरे हमारी जाति कुल 10% है और भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90%। भला वे हमें क्यों चुनेंगे? बूढ़े सियार ने भेड़ियों को ढाढ़स बढ़ाते हुए कहता है कि लेकिन अगर उनके अनुसार आप चलें तो शायद बात बन सकती है। मुसीबत में फंसा हुआ जो बेचारा भेड़िया था उसको अपना थोड़ी देर के लिए गुरु मान लेता है। कहता भाई जैसे तुम कहोगे वैसे काम करेंगे हम। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने साथ 3 रंगे सियारों को लेकर आया, एक पीला, एक नीला और एक हरा, तीनों रंगे हुए थे। फिर बूढ़े सियार ने भेड़िए के मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। बूढ़े सियार ने उस भेड़िए से कहा, अब आप पूरे संत हो गए, अब आप भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। अपनी हिंसक आँखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार बहुत चालाक था, वह बड़ा अच्छे ढंग समझाया, अरे तीनों रंगे सियार जो हैं तुम्हारा प्रचार करेंगे, उन्हीं के बल पर तुम इलेक्शन जीत सकते हो। यानी इन नेताओं को चुनाव की वैतरणी कौन पार कराता है? इन नेताओं को चुनाव की वैतरणी उनके जो चमचे होते हैं इतना चारों तरफ प्रचार करते हैं कि उन्हीं के बल पर इलेक्शन जीतते हैं। यानी एक प्रकार से आज के चुनाव में किस प्रकार से धांधली होती है, ये जो गुंडे बदमाश यानी भेड़िए की तरह जो काम करते हैं उनकी पोल लेखक ने बड़ी आसानी से खोल दिया है। कहते हैं, वह बूढ़ा सियार कहता है, ये पीला सियार बड़ा विद्वान और विचारक कवि तथा लेखक है, नीला सियार नेता और पत्रकार है तथा हरा धर्म गुरु का रूप धारण किए हुए हैं। बूढ़े सियार के कहे यानी कथनानुसार उस स्थान की ओर चल दिए जहाँ पर भेड़िया संत के दर्शन के लिए हजारों भेड़ें इकट्ठा हुई थीं। आगे बूढ़ा सियार था और उसके पीछे रंगे सियारों के बीच संत के वेश में भेड़िया सिर झुकाए विनय की मूर्ति बना चला जा रहा था। यानी सोचने वाली बात है कि आजकल जो मेन मुख्य नेता होता है, जो इलेक्शन में खड़ा होता है, उसके आगे दाएं बाएं पीछे बहुत से लोग चुनाव में जाते हैं और चुनाव में बल्कि जो इलेक्शन में खड़ा होता है वो बेचारा कम बोलता है, लेकिन उसके जो चमचे होते हैं, सियार जो होते हैं, वो अधिक हुआ हुआ चिल्लाते हैं। वही बात यहाँ पर भी हुई। कितना सुंदर प्रतीक हमारे लेखक यहाँ पर परसाई जी ने पेश किया। जब वहाँ पर सभी लोग पहुँचे, यानी भेड़ तो पहले से बैठी हुई थी और सियार लोग सभी पहुँचे, तो सभी लोग पहुँचने के बाद चारों ओर से जो सियार थे, चारों सियार भेड़िए की जय जयकार करते हैं, भेड़िए बाबा की जय। यानी लोग बड़े अच्छे तरीके से जय जयकार करते हैं। तो लेकिन भेड़ें
जो भेड़े भेड़िए को देखते हुए बोली, अरे भागो, यह तो भेड़िया आ गया। यानी उस भेड़िया को देखते ही भेड़ें जो है उठ खड़ी होने का प्रयास करने लगीं। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोका और समझाया कि अब उन्हें भेड़िए से डरने की आवश्यकता नहीं है। उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वे 7 दिन से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे हुए हैं। उन्होंने अपना जीवन पूरा का पूरा जीवन मात्र सेवा में अर्पित कर दिया है। भेड़िए जी अभी तक उसी तरह गर्दन नीचे किए विनम्र की मूर्ति बने बैठे थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों की ओर देख लेते और टपकती हुई लार को गुटक जाते। बूढ़े सियार ने भेड़ों को समझाया। क्या भेड़ों को समझाया? भेड़िया संत भावुक हो जाने के कारण बोलने में असमर्थ हैं। थारंगे सियार के हुआ चिल्लाने का अर्थ बूढ़े सियार ने इस प्रकार समझाया। वे कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग से परमात्मा, वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया है भेड़िया जी महान हैं। आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं। प्रायः आपके मस्तक पर ध्यान देने की बात है। सुबह जब होता है प्रातः, यानी कि भगवान की तरह ईश्वर का रिप्रेजेंट के रूप में यहाँ पर भेड़िए का तुलना पेश कर दिया गया है। सांझ को ऊषा उनको यानी मुख चूमती है, पवन पंखा झलता है, रात में ज्योति लक्ष्य खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे विराट, आपके चरणों में इस क्षुद्र का प्रणाम है। यानी पीला सियार बड़े ही लक्ष्यदार शैली में प्रचार करता है। यानी कहने का मूल शाब्दिक आशय क्या है कि नेताओं का, यानी जो जनता के शोषक हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, यानी बड़े बड़े घोटालेबाज हैं ये नेता लोग। कोई यूरिया घोटाला किया है, कोई चारा घोटाला किया है, तो कोई और घोटाला किया है। ये शोषक लोग जो लोक कल्याण के मार्ग में बाधक हैं, ऐसे लोगों का प्रचार, यानी उनके जो छोटे मोटे नेता होते हैं, चमचे होते हैं, सियारों की तरह खूब उनकी तारीफ करते हैं। निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। बूढ़े सियार ने यानी कितना अच्छा वो समझा रहे हैं कि भेड़ें कोमल होती हैं, कमज़ोर होती हैं, और भेड़िया बलवान है, इसलिए कमज़ोर की रक्षा ताकतवर लोग ही करते हैं। ऐसा विचार नीला सियार अपने विचार को पेश करता है। और इसके बाद में वह हरा सियार जो है वह भी अपना विचार पेश करता है। वह कहता है, जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में जाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वह वहाँ सुख भोगेगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ राजा बनेगा, जो यहाँ वोट देगा वहाँ वोट पाएगा। यानी ये हरा सियार त्याग और समर्पण की बात सिखाता है। यानी ऐसे जहाँ प्रचारक हों तो फिर इलेक्शन शायद ही कोई हार सकता है। ध्यान देने की बात है। सब जगह इस प्रकार चारों तरफ प्रचार किया गया। भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बढ़कर उनका कोई शुभचिंतक और हितरक्षक नहीं है। अभी चुनाव जम करके होता है, ध्यान देने की बात है। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपना हित रक्षा के लिए और अपनी शुभ कल्पना करने के लिए भेड़ियों को फिर से चुनते हैं। पंचायत में भेड़ों की हित रक्षा को ध्यान में रखते हुए पहला कानून यह बनाया, हर एक पूरी भेड़, ध्यान देने की बात है कि क्या बनाते हैं, हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए एक भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाएगा। यानी होता है ना, सुबह में नाश्ता, दोपहर भोजन, फिर रात का डिनर सब होता है, हर लोग करते हैं। क्या कानून बनाया गया कि भेड़िए के लिए सुबह में नाश्ता में एक मुलायम भेड़ का बच्चा,
दोपहर में भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल में कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। यानी पहले जो इन लोगों को छिप करके खाना पड़ता था इन भेड़ियों को, अब वे भेड़िए उसको कानून बना करके, विधेयक बना करके पास करवा दिए। विधेयक पास हो गया। यानी गलत चीज़ कानून का रूप ले लेती हैं। जैसे आज भी हमारे देश में यही स्थिति लेखक ने बताने का प्रयास किया कि आज राष्ट्रीय कार्य होता है, कोई बहुत बड़ा सामाजिक कार्य होता है, तो उस पर इन राजनेताओं में, इन भेड़ियों में मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना देखा जाता है, एक दूसरे की आलोचना करते हैं। और लेकिन अगर कभी यह विधेयक पास होता है कि नेताओं की या एमएलए एमपी की सैलरी बढ़ा दी जाए, तो सारी पार्टियां जो अपोजिशन विरोध करने वाली होती है हर बात पर, वह अपोजिशन यानी सबसे पहले ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर देता है। यानी ऐसे जो भेड़िए रूपी राजनेता हैं, इनसे क्या उम्मीद की जाएगी कि जनता का कल्याण ये कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था पर ऐसे जो भेड़िए की तरह लुटेरे और क्रिमिनल वाले लोग जो बैठे हुए हैं, उन पर सीधा आक्षेप किया है हमारे लेखक हरिशंकर प्रसाद जी ने। अब मैं इस कहानी के उद्देश्य पर अपना विचार प्रस्तुत करूंगा। ध्यान देने की बात है, भेड़े और भेड़िए नामक जो यह कहानी है, या इसको हम लेख भी कह सकते हैं, इस लेख में हरिशंकर प्रसाद जी ने अपनी प्रतीकात्मक शैली में सब कुछ कह दिया है। इसका उद्देश्य अगर देखा जाए, आज की लोकतांत्रिक प्रणाली पर तीखा व्यंग करना है। इन्होंने आज के चुनाव में हमारी सीधी सादी जो भोली भाली जनता है, उसका शोषण ये सत्ताधारी शासक लोग, ये राजनेता लोग किस प्रकार से करते हैं, उसको यहाँ दिखाया गया है कि एक बार इलेक्शन होने के बाद जब ये लोग पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, जो चोरी और गोपनीय तरीके से जो वे भक्षण करते थे, वह कानून बना करके अपने हित में किस प्रकार समाज और देश का नुकसान पहुंचाते हैं, इसको दिखाया गया है। एक बार विजयी होने के बाद में ये अपने मन चाहे ढंग से कानून बनाते हैं, चाहे राष्ट्र का भले नुकसान हो जाए, समाज का भले नुकसान हो जाए, लेकिन इन नेताओं का फायदा अवश्य होना चाहिए। और सीआरओ के माध्यम से आजकल के जो चापलूस, यानी जनता में भी कुछ चापलूस होते हैं जो सीआरओ की भूमिका का निर्वहन करते हैं, जैसे इन नेताओं के आगे पीछे जो घूमते हैं कि कहीं नेता जो कुछ डकार जाएगा, खा जाएगा, शोषण करेगा, लाखों लाख करोड़ों की संपत्ति कहीं उसमें से बच जाएगा, तो वह भी जैसे सीआर क्या करता है, वो भेड़िया जब किसी पशु को खाता है तो पशु खाने के बाद हड्डियों में कुछ छोड़ देता है, कुछ मांस के लुथड़े को हड्डियां छोड़ देता है, तो सीआर उसी को चूसता है और उसी से अपना संतुष्टि व्यक्त करता है। उसी प्रकार से हमारे देश में इस जनतंत्र में जो चापलूस हैं, उन चापलूसों की भी बखिया उधेड़ दिया है लेखक ने कि यह राजनेताओं से बचा खुचा माल ऐसे चापलूस और देश गद्दार लोग खाते हैं और यह देश के हित में बिल्कुल नहीं है। इस तरह से हमारी जनता को यहाँ पर जागरूक करने का भी प्रयास किया है कि ऐसे भेड़िए रूपी जो क्रिमिनल हैं, शोषक हैं, ऐसे लोगों से भी हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।